MLII-101 का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट 3 डेटा सेंटर्स और रेफरेंस सेंटर्स में क्या डिफरेंस होता है। इस चैप्टर को हम लोग रीड करेंगे, बुक को रीड करेंगे, ठीक है। तो जिसको डीप नॉलेज चाहिए वो इस लेक्चर को सुने, बाकी जो उथली नॉलेज चाहिए उनको, वो जो हम रिवीजन करेंगे तो उसमें जो शॉर्ट ओनली पिन पॉइंटेड चीज़ें होंगी उसको मैं बताऊँगा। तो अभी जस्ट चैप्टर को रीड करेंगे, तो जिसको भी रीडिंग करना हो पूरे चैप्टर का तो बुक ले करके बैठ जाए। और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कई बार इससे क्वेश्चंस पूछे गए। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे डेटा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, डेटा जनरेट कैसे होता है, डेटा सेंटर्स क्या होते हैं, टाइप्स उसके क्या होते हैं, को डेटा बहुत बार पूछा गया इसमें, और को डेटा क्या होता है, इंटरनेशनल एंड नेशनल डेटा सेंटर्स क्या होता है, सोशियो इकोनॉमिक डेटा सिस्टम इन इंडिया क्या होता है, रेफरल सेंटर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो डेफिनेशन से ही हम लोग शुरू करते हैं, हम लोगों को पता है व्हाट इज़ डेफिनेशन, सॉरी इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। और नेक्स्ट जब हम लोग रिवीजन करेंगे वो उस वीडियो में वो 10-15 मिनट का या 5-7 मिनट का ही वीडियो होगा, जिसमें केवल पिन पॉइंटेड चीज़ें होंगी। तो हम लोग पूरा चैप्टर इसमें पढ़ेंगे, तो आपके ऊपर है कि आप इस चैप्टर को पढ़ते हो कि नहीं। Gathering and compilation of data are one of the basic requirements of the person involved in any developmental activities. कोई भी डेवलपमेंटल विकास का काम आप करना चाहते हो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है गैदरिंग और कंपाइलेशन ऑफ डेटा। सिर्फ डेटा का इम्पोर्टेंस नहीं होता है, बल्कि वो इकट्ठा करना होता है, उसका कंपाइल करना होता है। न्यू सब्जेक्ट्स एंड एरियाज हैव बीन एडेड to existing ones, and data activities once restricted to science and technology have now spread to social sciences and humanities. सबसे पहले डेटा साइंस और टेक्नोलॉजी के पास ही हुआ करता था, लेकिन अभी ये फैल गया सोशल साइंसेज में। ये कैसे फैला, आप देखो, ये सोशल साइंसेज इसका नाम है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि किस तरह से ये सर्वे और क्वेश्चनायर वगैरह के द्वारा, जिस तरह से साइंस में लेबोरेटरी में टेस्ट होता वैसे ही इसमें सोशल साइंसेज में सर्वे और क्वेश्चनायर के द्वारा वो होता है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। डेटा नीड्स ए कंटेम्परेरी सोसाइटी फॉर चेंजिंग डे बाय डे। इनपुट एंड स्टैटिस्टिकल डेटा इज नाउ रिक्वायर्ड फॉर प्लानिंग। प्लानिंग के लिए भी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस चीज़ के, पॉलिसी मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट, एंड फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान। तीनों चीज़ों के लिए, प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्लान, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। द स्टडी ऑफ डेटा इन डेटा सेंटर्स इज देयरफॉर कंसिडर्ड एज अ prerogative in the potential use of services of essential facilities available at international, national and local levels. तीनों लेवल पे डेटा इंपॉर्टेंट है। डेटा कंपाइलेशन एक्टिविटीज़ विच बिगिन द इनफॉर्मल फंक्शन। जो हम लोग डेटा शुरू करते हैं वो इनफॉर्मल फंक्शन होता है। हाउ नाउ बिकम एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग, प्रोसेसिंग, एवेल्यूशन एंड डिसमिनेशन। 4 चरण होते हैं डेटा के, कई बार पूछा जा सकता है, ये आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। गैदरिंग, प्रोसेसिंग, एवेल्यूशन एंड डिसमिनेशन। एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी फर्स्ट कमेंस्ड 19th century, culminated with compilation and publication of document, for example international critical tables. The process of observation, analysis, documentation and collection has continued ever since. Literacy spread, science became established as a discipline, and data information and knowledge began to accumulate at the ever-growing pace with continues to accelerate. इसमें थोड़ा सा ये लोग हिस्ट्री बता रहे हैं कि क्या क्या है, कैसे कैसे डेटा को हम लोग एक प्रॉपर स्टडी के रूप में लेकर आए, डेटा कैसे इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसमें ये इन लोगों ने बताया था कि कैसे 19th century में हुआ, 20th century में हुआ। आपने देखा होगा कि ढेर सारे सब्जेक्ट्स बढ़ने शुरू हो गए थे। फिर डेटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम वैरायटी सोर्सेज इन द डिफरेंट वेज ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड सर्वे। मैंने बताया था ना कि सर्वे और ऑब्जर्वेशन के द्वारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। वो आपने पिछली एक वीडियो में मैंने बताया था, जो पुलिस जर्नलिस्ट होते हैं ये लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, इनको डेटा कलेक्टर्स बोलते हैं। कलेक्टर जो होता है, डीएम उसको बोलते हैं कलेक्टर। वो क्या करता था, वसूली करता था टैक्सेस का, इसीलिए उसको कलेक्टर बोलते हैं। तो जो भी कलेक्ट करती चीज़ें उसको कलेक्टर बोलते हैं। Those who use data and information need to have very good knowledge, and their tools must have to throw out understanding of what to do and with raw materials. जो लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं उनके पास बहुत ही अच्छा नॉलेज हो जाता है,
और डेटा जो होता है रॉ मटेरियल होता है, जैसे कपास होता है ना, वैसे डेटा होता है रॉ मटेरियल। जब उसको प्रोसेस करके रस्सी या कपड़ा बना देते हैं तो वो काम का हो जाता है। तो ऐसे डेटा भी जब हम लोग प्रोसेस करते हैं तो इन्फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो काम का हो जाता है। एडिटर्स, पब्लिशर्स, लाइब्रेरियंस, वेबसाइट डिजाइनर्स एंड अदर प्रोफेशनल्स हैज क्रिएटेड एंड कंटिन्यू टू क्रिएट कलेक्शंस आउट दिस रॉ मटेरियल टू फैसिलिटेट द सर्च एंड यूज ऑफ सच मटेरियल्स। तो इन लोगों ने इस रॉ मटेरियल को इन्फॉर्मेशन में चेंज करने की कोशिश किया। People working with the data and information to solve variety of purposes, transforming data and information reuse। ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि डेटा से क्या क्या हुआ। अब डेटा का बेसिक कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन हम लोग जान लेते हैं। टर्म जो डेटा है हैज़ मैनी कनोटेशंस। इट इज़ ऑफन यूज्ड एज इक्विवेलेंट टू इन्फॉर्मेशन। कई बार बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन और डेटा एक ही है, बट ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। डेटा प्रिसाइजली या न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल हो सकता है। इट इज़ फैक्चुअल, ये फैक्चुअल हो सकता है। न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स, फैक्चुअल मतलब कोई फैक्ट हो। इट हैज़ ओनली वन डायमेंशन एंड गेट्स मीनिंग कॉन्टेक्चुअली। इसका एक वो सिंगल डायमेंशन होता है। फॉर एग्जाम्पल 15 is isolation a only number. It has only one dimension as number. It meaning only added up when it is context like 15 years. तो ये इन्फॉर्मेशन हो गया। ईयर्स इसमें डायमेंशन, 2 डायमेंशंस हो गए, तो ये हो गया। डेटा इज टर्म्ड एज रॉ इन्फॉर्मेशन। रॉ इन्फॉर्मेशन मतलब अभी उसको प्रोसेस नहीं किया गया। नॉन रैंडम ये हो चीज़ होती है। द टर्म डेटा रिफर्स टू इंडिविजुअल फैक्ट। इंडिविजुअल फैक्ट हो सकता है, स्टेटिक्स होता है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, ग्रुप ऑफ फैक्ट्स हो सकता है, स्टेटिक्स और लाइक हो सकता है। डेटा इज डिफाइंड एज अ फैक्ट एंड फिगर्स दैट कैन बी यूज्ड एज द बेसिक फॉर रीजनिंग, डिस्कशन और कैलकुलेशंस। तो इसका इन लोगों ने डेफिनेशन दिया, बट ये हमारे काम का डेफिनेशन नहीं है। डेटा पर्टिकुलरली रॉ डेटा ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स इंक्लूड रिडंडेंट यूजफुल फिगर्स मस्ट, ये भी हमारे काम का नहीं है। हम लोग आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि जहाँ पे एक अच्छा डेफिनेशन हमें मिल जाए। ये डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट आगे आ गया। DRM, इंफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ डेटा पॉसिबली फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इन कंटेक्स्ट दैट है न्यू। यहाँ पे बता रहे हैं कि डेटा हम लोगों को कैसे मिल सकता है। ये देखो, मेटा डेटा अक्सर कई बार पूछ लिया जाता है कि मेटा डेटा क्या होता है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। दिस मेटा डेटा इज द प्री रिक्विजिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ डेटा क्वालिटी। प्री रिक्विजिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ डेटा क्वालिटी। द रिलेशनशिप of metadata is comparable to relationship between product description and manufactured product। तो ये मेटा डेटा के बारे में थोड़ा सा बताया गया। आपने वो फेसबुक का नाम देखा होगा, मेटावर्स रख दिया, व्हाट्सएप के नीचे भी मेटावर्स लिखा था, कि उन्होंने नेम ही चेंज कर दिया मेटावर्स। तो ये ऐसे ही मेटा डेटा। DRM क्या है? डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट is discipline of purpose of which is to define what data are available where they can found। DRM क्या होता है? ये एक डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन ऑफ पर्पज है, जो क्या करता है, व्हाट डेटा इज अवेलेबल, कौन सा डेटा उपलब्ध है, वेयर दे कैन फाउंड, कहाँ पे वो पाया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने की जो क्वालिटी और की जो मैकेनिज़्म है उसका ये DRM काम करता है। 2 चीज़ों का, कि डेटा कहाँ पे अवेलेबल है और डेटा कहाँ से मिलेगा। DRM में डेटा का डेफिनेशन, मॉडलिंग, स्टैंडर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा क्वालिटी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें हिस्टोरिकली चीज़ें भी बताई गई हैं कि कैसे 17th सेंचुरी से है, बट इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है हिस्ट्री में। In 1963, a National Standard Reference Data System (NRSDS) was created. It was single agency in the single country. International Council for Science Unions (ICU), realizing that single agency cannot undertake the work of mobilizing data activities, suggested the created International Committee
and thus Committee on Data of Science and Technology CODATA was created। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कमिटी ऑन डेटा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसीलिए मैंने बोला था कि डीप में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। CODATA, जिसको बोरियत फील हो रही है वो जा सकता है, नो नीड टू वॉच दिस वीडियो। Importance and role. Scientific knowledge is built upon the edifice created by its predecessors. Scientific knowledge is built upon edifice created by its predecessors. The success of new researchers depends on the availability of result of earlier research। ये बड़ी अच्छी चीज़ इन्होंने बताया कि जो नई रिसर्च होती है वो पुराने रिसर्च पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होता है। एंड द रिजल्ट शुड बी appropriately evaluated and systematically compiled to facilitate their easy retrieval and access। अगर एकदम अच्छे से इवेलुएट और सिस्टमेटिकली तरीके से कंपाइल किया हो तो बहुत आसानी से उसको रिट्रीव और एक्सेस किया जा सकता है। द प्रोविजन ऑफ रेडी एक्सेस ऑफ सच कंपाइलेशन ऑफ रिलायबल डेटा इज एसेंशियल कंडीशन। तो ये इसका इम्पोर्टेंस बताया जा रहा है कि क्या डेटा का क्या इंपॉर्टेंस है। डेटा आर द नीडेड फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ विच इन्वॉल्व सर्टेन डिग्री ऑफ डिसीजन मेकिंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, different management level। The main purpose of data to access used to support the creation development of knowledge। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डेटा का नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए। ड्राइव्स इनोवेशन एंड एक्सलेट चेंज ऑफ द रिजल्ट। इनोवेशन और चेंज ऑफ रिजल्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनोवेशन एंड चेंज क्रिएट न्यू डेटा इन्फॉर्मेशन इन सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल। दस न्यू नॉलेज में बी मॉडिफाई और डिस्प्लेज प्रीवियस नॉलेज। डेटा का कैरेक्टरिस्टिक्स बताया जा रहा है यहाँ पे। CNR राव, डेटा इज़ लाइक विश्वरूप दर्शन इन द यूनिवर्स। ये पूछा गया है, ये जो सेंटेंस दिया गया है इसका मतलब पूछा गया है। विश्वरूप दर्शन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा था तो किसी ईयर पूछा गया था। डेटा इज़ लाइक विश्वरूप दर्शन इज इन द यूनिवर्स। फॉर एग्जाम्पल सोलर इक्लिप्स इज यूजफुल डेटा। जो सूर्य ग्रहण जो होता है वो यूजफुल डेटा एंड इट हैज सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैनिफेस्टेशंस व्हिच एस्ट्रोनॉमर्स वुड लाइक टू रिकॉर्ड। फर्स्ट द इवेंट, देन repercussions of the event। An important characteristic of data, especially in science and technology, is its constant value, which is termed as its standard value। For example, valency or atomic weight of element whose characteristics cannot be generalized to every kind of data। Social sciences example, dynamic and changing। तो डेटा के टाइप्स में हम लोग पढ़ेंगे कि ये डायनेमिक स्टैटिक्स डेटा क्या होता है, डेटा जनरेशन कंपाइलेशन एंड डिसेमिनेशन क्या होता है। तो डेटा जनरेशन में क्या होता है, डेटा हैज़ ऑलरेडी स्टेटेड जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कैसे कैसे जनरेट होता है, इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, ऑब्जर्वेशन, सर्वे, एक्सपेरिमेंट एंड बाय एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा। तो ये 4-5 चरण होते हैं जिसके द्वारा डेटा जनरेट होता है। ड्यू डेट and the term return books both are two sets of data। The processing and analysis this data would generate new data like number of defaulters, the amount of overdue charges। अगर किसी ने कितने बच्चों ने बुक रिटर्न किया, कितने बच्चों ने बुक इशू करवाया है, कितने लोगों का ड्यू डेट है, ये डेटा हमारे पास अगर हो तो हम जान सकते हैं कि कितने लोग डिफ़ॉल्टर्स हैं और कितना अमाउंट चार्ज बचा है। तो ये छोटा सा ही डेटा है हमारे पास, बट उसके एनालिसिस से हम जानकारी ले सकते हैं। तो डेटा इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा। मैंस क्यूरियोसिटी, यहाँ पे मैन शब्द का प्रयोग होता है जो ज़्यादातर पुरुषों के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ह्यूमन्स इन्हें लिखना चाहिए या कुछ और शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। शुरुआत में सारी संरचनाएँ, सारे एक्सपेरिमेंट्स मैन ने किया, इसलिए मैन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अभी महिलाएं, थर्ड जेंडर सारे लोग आ गए, तो मैन शब्द को हटाना चाहिए। तो ये किसी बूढ़े प्रोफेसर ने लिखी हुई की किताब जो इतना सोच नहीं पाए, सेंसिटिव नहीं थे। तो व्यक्तियों की जो जिज्ञासा है इस मोटिवेशन फॉर डेटा जनरेशन। जब भी हमारी जिज्ञासा होती है तो उस जिज्ञासा को मिटाने के लिए हम खोज शुरू करते हैं, तो फिर उसके बाद यहाँ से डेटा जनरेट होता है।
Data generation may sometimes occur from natural sources, and natural sources sometimes it is created artificially in the laboratories. Generation of data is endless process. इसका कोई ख़त्म ही नहीं होगा. एक डेटा हम लोगों ने बनाया, फिर दूसरा डेटा हो जाएगा. डेटा कंपाइलेशन में कुछ चरण है. कलेक्शन ऑफ डेटा, करेक्शन ऑफ डेटा एंड ग्रुपिंग ऑफ डेटा. सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको सुधार करेंगे, फिर डेटा को इकट्ठा करेंगे. फिर आगे है चॉइस ऑफ वेरिएबल्स, डिफाइन ग्रुप्स, कोरिलेशन, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. डेटा जब एक बार बन गया तो हम लोगों को पहले से पता है, हम लोग पहले भी वीडियोस में देखा, हम लोग जो पहले चीज़ें कर रहे होते हैं आगे जब पढ़ते हैं तो कितना आसान हो जाता है. फिर डेटा को डिसेमिनेट करते हैं, मतलब डेटा को फिर हमें फैलाना होता है, कि स्प्रेड करना होता है जगह जगह पे. फिर फॉर्मल इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट के द्वारा, प्रोफेशनल कलीग्स के द्वारा हम लोग डेटा को पढ़ा सकते हैं. पब्लिशिंग के द्वारा, लिटरेचर के द्वारा. फिर इंफॉर्मेशन सेंटर्स, अभी जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ तो ये भी एक डेटा डिसेमिनेशन का एक पार्ट है. डेटा सेंटर्स, जो अभी तो हम लोग डेटा के बारे में ही पूरा पढ़ रहे थे. डेटा सेंटर्स क्या होते हैं? A center that meets the user's potential need for data obtained from various sources. A center that meets the user potential need for data. एक ऐसा सेंटर जहाँ पे यूज़र का जो डेटा का नीड होता है वो पूरा हो जाए, और वो भी जो डेटा मिले वो ढेर सारे सोर्सेज से मिल जाए, उसको हम लोग डेटा सेंटर्स बोल सकते हैं. सो जहाँ पे यूज़र की नीड पूरी हो जाए उसको बोलते हैं डेटा सेंटर. नीड फॉर डेटा, ठीक है, नीड फॉर डेटा. हाँ, यूज़र की तो कुछ भी नीड हो सकती है, लेकिन जो डेटा की नीड है वो पूरी हो जाए उसको डेटा सेंटर बोलते हैं. इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम वेयर सर्विसेज आर अफोर्ड, जहाँ पे ये सर्विसेज दी जाती हैं. इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज स्पेशल इंफॉर्मेशन सेंटर, और समटाइम्स इसको इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर, ये सब एक ही है. डेटा सेंटर, स्पेशल डेटा इंफॉर्मेशन सेंटर और इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर सब एक ही है. इट परफॉर्म्स 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन: डेटा कंपाइलेशन, डेटा इवेल्युएशन और डेटा डिसेमिनेशन, जो हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा है. कंपाइलेशन, इवेल्युएशन एंड डिसेमिनेशन. देखो यूनेस्को क्या बोलता है कि डेटा सेंटर एज ऑर्गेनाइजेशन हैंडलिंग क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल डेटा. इसने बताया हैंडलिंग क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल डेटा. डेटा सेंटर्स स्टोर डेटा रिलेटेड टू नैरो फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन. ढेर सारी चीज़ें इन्होंने बताई. डेटा बैंक्स अब अब देखो डेटा बैंक्स शब्द का यूज किया गया है यहाँ पे, हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए. डेटा सेंटर्स स्टोर डेटा related to narrow field of specialization. They are sometimes associated with range of information centers. Any institute interested in developing and data handling capacity may be called data center. जो भी डेटा को हैंडल करते हैं और डेवलप करते हैं वो है डेटा सेंटर. डेटा बैंक अब यहाँ पे आ गया. तो बैंक में हम लोग क्या करते हैं, पैसे जमा करते हैं मेनली. तो इसमें देखते हैं इस डेटा बैंक में क्या होता है. आर द मल्टी डिसिप्लिनरी एंड हैंडल्ड ऑल टाइप्स ऑफ डेटा comprising administrative, statistical, techno-economic, census, management subject. These are produced by various institutions and agencies. ये डेटा बैंक्स क्या होते हैं? मल्टी डिसिप्लिनरी, हैंडल ऑल टाइप्स ऑफ डेटा. ये लोग ऑल टाइप्स डेटा को हैंडल करते हैं, कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, सेव करते हैं. यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है डेटा सेंटर और डेटा बैंक में. Although sometimes they are considered synonyms, they primarily vary in regard in the subject they deal with. The different may be attributed to types of data to handle. For example, data center handle only numerical data. देख लो अगर पूछ लिया दोनों में अंतर क्या. Only numerical data pertaining to science and technology, primarily with physical and chemical properties. तो ये हो गया डेटा सेंटर के बारे में. एंड अनदर, फॉर एग्जांपल, डेटा सेंटर हैंडल ओनली न्यूमेरिक डेटा पर्टेनिंग टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्राइमरली विथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. Another point of difference between data centers, the data banks, is that the former handle data themselves and the literature concerning
them while the latter handled by only data। तो ये दोनों डिफरेंस हैं इसके। स्ट्रक्चर क्या होता है? द डेटा सेंटर कंटेन्स 3 कंपोनेंट्स। एन ऑर्गेनाइज्ड डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्ट कर लिया। दूसरा कनेक्शन विद द डेटा सोर्स विद पीरियडिकली अपडेट एंड डेटाबेस। तीसरा यूजर्स हु आर डायरेक्ट इंटरेक्शन। तो 3 हो गए, एक तो डेटाबेस, दूसरा डेटा सोर्स और तीसरा हो गए यूजर। तो इन तीनों का हम लोग कर लेंगे अंडरलाइन, डेटाबेस, डेटा सोर्स और यूज़र। ये 3 स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे देखो इतना बड़ा बड़ा सा वो बना रखा है, ये देखो बड़ा सा फिगर बना रखा है, डेटा सोर्स। यहाँ पे कुछ चीज़ें इन लोगों ने बता रखी है कि डेटा पहले जनरेशन होगा, नेचर ऑफ डेटा, फिर डेटा सेंटर होगा, ट्रांसमिशन चैनल्स, फिर यूजर तक पहुँचेगा, ये कर। फिर उसके बाद फंक्शंस इन्होंने बता रखा कि डेटा सेंटर कौन कौन से काम करते हैं। डेटा कलेक्शन, डेटा कंट्रोल, डेटा कोडिंग, डेटा स्टोरेज, डेटा ऑर्गेनाइजिंग, डेटा इनकोडिंग। तो ये फंक्शंस में सारी चीज़ें आ गई। एंड डेटा डिसेमिनेशन एंड रिट्रीवल, ये तो हमें पता है। इन शॉर्ट में ये 3 काम करते हैं, डेटा एवेल्यूएशन, डेटा डिसेमिनेशन और रेफरल सर्विसेज, ये काम करते हैं। सर्विसेज में ये लोग क्या करते हैं? डेटा सेंटर्स के सर्विसेज, एक तो फंक्शन हो गया और एक होता है सर्विसेज। द डेटा सेंटर इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ बेसिक सर्विसेज, आंसर टू यूजर क्वेरी और सप्लाई द सिंथेटिक डेटा। 2 काम ये लोग करते हैं। तो यही है। टाइप्स एंड लेबल्स हम लोग एक बार देख लेते हैं। टाइप्स एंड लेबल्स, डेटा इवेल्यूएशन सेंटर, डेटा डिसेमिनेशन सेंटर, डेटा रेफरल सेंटर, ये 3 टाइप्स हैं इसके। तो डेटा इवेल्यूएशन सेंटर हम लोग देख लेते हैं। इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशन विच जनरेट्स क्रिटिकल डेटा। द बेसिक फंक्शन ऑफ DEC इज कंपाइल, प्रोसेस एंड इवेल्युएट डेटा इन स्पेशलाइज्ड एरिया। स्पेशलाइज्ड एरिया के डेटा को लोग इकट्ठा करते हैं, प्रोसेस करते हैं और इवेल्युएट करते हैं। ओनली फ्यू DECs फॉर ईच सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। 3 टाइप्स ऑफ डेटा सेंटर्स, 1 कोऑर्डिनेटेड मैनर, पर्टिकुलर DEC। ये देखो DEC, DDC और DRC। ये DDC डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन नहीं है, डेटा डिसेमिनेशन सेंटर है। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया? सबसे पहले DEC होता है, इवेलुएट करते हैं, फिर उसके बाद DRC होता है, रेफरल सेंटर में जाते हैं, फिर यूज़र तक पहुँचते हैं, ओनली सोर्स ऑफ डेटा। फिर प्रोसेस डेटा में क्या होता है? DEC, DDC और यूज़र। फिर उसके बाद ये हो गया, या तो फिर यूज़र पूछेगा, फिर DEC, फिर यूज़र। 3 अप्रोचेस टू एक्सेस DEC, ये अप्रोचेज इन लोगों ने बता रखा है। डेटा डिसेमिनेशन सेंटर, ये हमें पता ही है कि डेटा कैसे भेजा जाएगा। तो इस्टेब्लिश द लोकल लेवल लाइक DEC, लोकल लेवल पे बनाया जाता है। और ये कैसे काम करता है? अब ये देखो, ये DEC जो होता है, ये DEC स्पेक्ट्रोकॉपी, थर्मोडाइनमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ये एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। ये केमिस्ट्री के तीनों पार्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के तीनों पार्ट्स हैं। फिर उसके बाद ये लोकल DDC, फिर लोकल DDC, फिर नेचुरल पार्टिशन, इस तरह से। लोकल DDC क्या करते हैं? ये लोग क्या काम करते हैं? सबसे पहले कलेक्ट पब्लिश्ड कंपाइलेशंस, फिर कलेक्ट टू स्टोर मशीन रीडेबल डेटा, फिर असिस्ट यूजर फाइंड डेटा, कीप यूजर्स एब्रेस्ट करंट डेवलपमेंट्स, इन्फॉर्म यूजर अबाउट करंट एक्विजिशंस, परफॉर्म सच फंक्शंस, अंडरटेक रेट्रोस्पेक्टिव सर्चेज, पब्लिश सेकेंडरी पब्लिकेशन डेटा। फिर ये हो गया ग्लोबल DDC, ये पूछा जा सकता है ग्लोबल DDC। अब ग्लोबल DDC में कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे ये DDC कहाँ से आ गया, तो डेविड डेसिमल लिख करके आ जाएंगे। लेकिन आप समझदार व्यक्ति हो, आप लिख कर आओगे डेटा डिसेमिनेशन सेंटर। देखा, तो डीप नॉलेज इसीलिए मैं बोलता हूँ, बुक पढ़ने के लिए इसीलिए बोलता हूँ। तो DDC is also established at global level. It is an extension of functions of DEC. Data evaluation center का ही extension है ये। The important distinction between DDC and the local DDC is that former is highly specialized in subject matter and responds only such information to reader. ये देखो दोनों में क्या अंतर होता है लोकल और वर्ल्ड वाले में, कि ये हाईली स्पेशलाइज्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होता है, और दोनों लिंक होता है नेटवर्क के द्वारा। इसके फंक्शंस क्या हैं? ग्लोबल DDC के टू स्टोर ऑल आउटपुट प्रोडक्ट्स
आउटपुट प्रोडक्ट्स कौन होते हैं? कंपाइलेशन स्टेप्स, ये सारी चीज़ें। इसको ये स्टोर करता है, सेव करके रखता है, मतलब सुरक्षित रखता है। स्टोर मतलब जो गोदाम होता है उसमें रखता है। टू कॉम्प्रिहेंसिवली कलेक्ट एंड स्टोर अदर सिग्निफिकेंट एंड क्वालिफाइड डेटा, ये कलेक्ट करता है और स्टोर करता है सिग्निफिकेंट और क्वालिफाइड डेटा को। फिर यूजर के रिक्वेस्ट पे उसको उस डेटा को डिसेमिनेट करता है। टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन थ्रू द नेटवर्क एवं द लोकल डीडीसी इन रिलेटेड सब्जेक्ट फील्ड, ये फिर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज भी करता है। टू प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू डीआरसी, डीआरसी के बारे में हम लोगों को जानना, ये पूछा गया है कई बार शॉर्ट में कि डीआरसी क्या होता है, डीडीसी क्या होता है, डीईसी क्या होता है, कई बार तीनों में अंतर पूछा गया। तो ये देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बताया गया है। डीसी क्या होता है? ग्लोबल लेवल डीसी, डीडीसी मतलब होता है ग्लोबल डीडीसी, ठीक है। फिर ये जो इन्फॉर्मेशन भेजता है कहाँ पे? डीआरसी पे। फिर डीआरसी कहाँ पे भेजता है? लोकल डीडीसी को। फिर डीडीसी से कहाँ पे जाता है? यूज़र के पास। ये पूरा प्रोसेस होता है। तो आपको ज़रूरी नहीं इतने तीर लगाने की, सीधे सीधे आप लिख सकते हो डीडीसी से डीआरसी, डीआरसी से लोकल डीडीसी, उसके बाद यूज़र। इसमें दरअसल इन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन डीआरसी, फिर डीडीसी, फिर यूज़र पे जाएगा। यूज़र को कोई कन्फ्यूज़न होगा तो ये फिर भेजेगा अपना कन्फ्यूज़न, फिर वो डीडीसी के पास जाएगा। तो ये डीआरसी क्या होता है? डेटा रेफरल सेंटर। ये क्या काम करते हैं? ये भी वही काम करेंगे। टू कलेक्ट वर्ल्ड वाइड बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड डेटा रिसोर्सेज। फिर जब कलेक्ट कर लेंगे तो फिर उसके बाद दूसरा कंप्रहेंसिव फाइल तैयार करेंगे, मतलब कंपाइलेशन। फिर उसके बाद गाइड टू यूजर। 3 काम करते हैं ये सारे लोग, एक ही 3 काम करते हैं। कलेक्ट करेंगे, कंपाइल करेंगे, और वो ये जो अगला है कोड डेटा, ये कई बार पूछा जा चुका है। अगर किसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो कमिटी एंड डेटा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेटा, आपको 5 ईयर्स के क्वेश्चन एनालिसिस कर लेने चाहिए। उसमें उसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें पता चल जाएंगी। तो ये डीप नॉलेज में पढ़ने का कुछ अलग ही मज़ा होता है जब आप बुक रीड करते हो। तो ये अभी मैं जस्ट बुक रीड कर रहा हूँ, तो आप भी अपना बुक ओपन करके करो। इसका जो कोड डेटा है इसका थोड़ा सा हमें हिस्ट्री बताना पड़ेगा, फिर इसके फंक्शंस को बताना पड़ेगा। तो इसमें 2 ही चीज़ें हैं, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा हमें पीएचडी नहीं करना है कि पूरा श्रुति स्मृति से शुरू करें। जहाँ पे कोड डेटा बना हम वहीं से शुरू करते हैं। तो हमारा कोड डेटा यहाँ से बना, देखो। In 1966, when the International Council of Sciences Unions created CODATA, Committee on Data for Science and Technology, its secretariat house, इतना ये सब हमें याद नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे CODATA is the international umbrella organization which encourages, coordinates and tries to avoid duplication of such efforts. तो एक umbrella information है। CODATA provides scientists and engineers with the access to international data activities for increased awareness। कि CODATA जो है ये अपॉर्चुनिटीज़ देता है साइंटिस्ट और इंजीनियर को कि वो लोग इंटरनेशनल डेटा की एक्टिविटीज़ को एक्सेस कर पाएँ और उसके प्रति अवेयर भी रहें, जागरूक भी रहें, उनको जानकारी हो। डायरेक्ट कोऑपरेशन एंड न्यू नॉलेज ये भी करता है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड टू प्रमोट एंड इनकरेज अ वर्ल्ड वाइड बेसिस द कंपाइलेशन, इवेल्युएशन एंड डिसेमिनेशन। ये पूरे विश्व स्तर पर कंपाइलेशन, इवेल्युएशन और डिसेमिनेशन, मतलब डेटा को इकट्ठा करता है, उसको फिर इवेल्युएट करता है, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव ये सारी चीज़ें देखता है, फिर उसके बाद भेजता है लोगों के पास। रिलायबल इन्फॉर्मेशन देता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इट इज़ कंसर्न्ड विद all types of data resulting for experimental measurement, observation and calculations in every field of science and technology, including the physical science, biology, geology, astronomy, engineering, environmental science, ecology and other। तो ये कुछ काम करता है ये कोड डेटा। अब ये देखो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब नहीं आया क्योंकि इसका नाम ही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उसी से रिलेटेड ये काम करता है। अब इसके फंक्शंस को एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। टू असर्टेन अ वर्ल्ड वाइड बेसिस व्हाट वर्क ऑन इवेल्युएशन एंड पब्लिकेशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा ऑन ईच सब्जेक्ट एंड कंट्री इज बीइंग कैरिड आउट कोडेटा टुक अप अ मेजर टास्क ऑफ वर्ल्ड वाइड सर्वे। ये वो वर्ल्ड वाइड सर्वे करता है ऑफ डेटा कंपाइलेशन एंड इवेल्यूशन ऑफ डेटा एक्टिविटीज़ का। किस क्षेत्र में? पूरी दुनिया के क्षेत्र में, पूरी दुनिया के स्तर पे। और ये इवेल्युएट करता है और पब्लिश भी करता है उस चीज़ से रिलेटेड।
इसका पब्लिकेशन है इंटरनेशनल कंपेंडियम ऑफ न्यूमेरिकल डेटा प्रोसेस। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक काम करता है। दूसरा काम क्या करता है ये, टू अचीव कोऑर्डिनेशन एमंग कंट्रीज़। एक तो कोऑर्डिनेशन एमंग कंट्रीज़ एंड स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स, दूसरी चीज़ ये होगी। तीसरी चीज़ इनकरेज एंड सपोर्ट ऑफ नीडेड वर्क बाय अप्रोप्रिएट प्राइवेट एंड इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज। तो ये सपोर्ट भी करता है। टू इनक्रेज द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर सिंबल्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस स्टैंडर्ड बनाने का एक फ़ायदा हो जाता है कि पूरी दुनिया में एक जैसा ही काम होता है। तो अगर कोई भी यूज़र किसी भी देश का हो तो उसके पास एक तरह का नॉलेज होता है। जैसे अगर हम लोग किसी भी किलोमीटर को जैसे हम डिस्टेंस को किलोमीटर में नापते हैं और पूरी दुनिया में सब लोग जानते हैं कि किलोमीटर, तो फिर आसानी रहेगी अगर एक यूज़र दूसरी जगह पे जाएगा। तो स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द वर्ल्ड वाइड बेसिस इट विल स्टिमुलेट वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपाइलेशन ऑफ हाई क्वालिटी डेटा। पूरी दुनिया में हाई क्वालिटी डेटा का कंपाइलेशन हो सकता है। मेंटेन एंड डिस्ट्रीब्यूट कैरिट टू encourage एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च ऑन न्यू मेथड्स। तो ये भी हो सकता है, इनक्रेज करते हैं लोग न्यू मेथड्स को। तो ये को डेटा इतना सारा काम करता है। ये लोग न्यूज़लेटर को भी करते हैं, बुलेटिन्स निकालते हैं और डायरेक्टरीज, रेफरल डेटाबेस, ये इतना काम करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखो एक्सरसाइज में भी दिया है इंटरनेशनल एंड नेशनल डेटा सेंटर्स। अब ये देखो पूरी उतनी हम लोगों ने पढ़ा बट किसी चीज़ का नहीं दिया, बट इसने को डेटा का ही दिया है। अच्छा, इससे पहले भी दिया, डेटा सेंटर्स का भी दिया। इंटरनेशनल एंड नेशनल डेटा सेंटर्स, इसके कुछ एग्जांपल्स। तो ये इन लोगों ने काफ़ी अच्छी बुक लिखने की कोशिश की है कि फिर उसका डेटा सेंटर वगैरह का हम लोगों को टाइप से भी पता चल जाएगा। तो इंटरनेशनल एंड नेशनल, तो सबसे पहले इंटरनेशनल डेटा सेंटर्स इन लोगों ने लिख रखा है। नासा एस्ट्रोनॉमिकल डेटा सेंटर्स, दूसरा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिफ्रैक्शन डेटा ICDD। अब एस्ट्रोनॉमिकल डेटा सेंटर है तो यहाँ पे जितना भी कैटलॉगिंग जनरल ये सारी चीज़ें होंगी वो इसी से रिलेटेड होंगी, तो हम लोग लिख सकते हैं उसके बारे में। ICDD इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिफ्रैक्शन डेटा, ये क्या है? इट इज़ non-profit scientific and technical organization. It has worldwide membership for academies, governments and industry. The center dedicated towards collection, storage, editing, publication and disseminating the data pertaining to powder diffraction for the identification of crystalline material. जिसका मतलब समझे आप कि ये जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या CD-ROM, DVD इन सब फॉर्म्स में देने की कैपेसिटी रखते हैं, इसीलिए डिफ्रैक्शन डेटा ये लोग बोलते हैं। नेशनल डेटा सेंटर्स कौन कौन से हैं? एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सेंटर्स, अब हम लोगों ने इसका सुना होगा, और CSIR, ICR, ISRO, DRDO, इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सेंटर। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ये डेटा देंगे, GIS से रिलेटेड। दूसरा है नेशनल थर्मोफिजिक्स प्रॉपर्टीज़ प्रोग्राम। अब इसमें ये बेंगलुरु में लोकेटेड है। नेशनल क्रिस्टल डेटा सेंटर, निस्सैट का एक प्रोग्राम है। फिर नेशनल मरीन डेटा सेंटर हो गया, इंडियन ओशनोग्राफिक डेटा सेंटर। तो मरीन मतलब होता है समुद्र से रिलेटेड, जो मछली पालन वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी या अन्य चीज़ें। ओशनोग्राफिक डेटा हो गया, इंस्टीट्यूट फॉर ओशन मैनेजमेंट। तो इस तरीके से ढेर सारे डेटा सेंटर्स हैं, 3-4 आप याद कर सकते हैं। न्यूक्लियर डेटा सेंटर, ऐसे आप याद कर लो। फिशरीज डेटा सेंटर, फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें। सोशियो इकोनॉमिक डेटा सिस्टम इन इंडिया। सोशियो इकोनॉमिक ये क्या चीज़ है, इसको हम लोग देख लेते हैं इसके डेफिनेशन में। सोशियो इकोनॉमिक डेटा पर्टेन to a country or other types of geographical region। तो किसी देश में या अन्य जियोग्राफिकल रीजन में ये हो सकता है।
as these data are relevant to specific activities of geographical region, state or country. In this unit we discuss इंडियन सिनारियो। तो इसमें क्या है, ये किसी देश, क्षेत्र या राज्य से संबंधित हो सकते हैं। तो सोशो इकोनॉमिक डेटा कंप्राइज स्टैटिस्टिकल एंड फैक्चुअल डेटा रिलेटिंग टू नंबर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ कंट्री। तो ऐसा डेटा जो देश के सामाजिक और आर्थिक क्रियाओं से संबंधित हो उसको बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक हो गए। जैसे सेंसस सर्वे डेटा हो गया। सेंसस और सर्वे डेटा में क्या होता है, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर सेंसस, कई तरह के सेंसस होते हैं। कितने पशु हैं इसका भी सेंसस होता है कि कितने भैंसें हैं, कितने गायें हैं, कितनी बकरियां, कितनी भेड़ें हैं, कितने ऊँट हैं, कितने गधे हैं, इन सब का सेंसस होता है। अगर आपको पता हो, हम लोगों को सिर्फ मनुष्य ही नहीं गिनते, अभी बिहार में जाति जनगणना चल रहा है, तो ये सेंसस डेटा जो होता है ये सोशियो इकोनॉमिक चीज़ों को दिखाता है, सामाजिक और आर्थिक चीज़ों को दिखाता है। तो ये जो गायों और इन सब चीज़ों को धन के रूप में देखा जाता है इकोनॉमिक क्षेत्र में। ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। कंट्रोल डेटा, कंट्रोल डेटा में क्या होता है कि डेटा ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, लेबर एम्यूनिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें आता है। बाई प्रोडक्ट डेटा, ये क्या होता है, ऑब्टेन थ्रू रूटीन एक्यूमुलेशन बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट्स। तो ये बाई प्रोडक्ट डेटा है गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा आता है। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इनकम टैक्स डेटा हो गया, इंटरनेशनल डेटा हो गया, ये सब। एड हॉक कलेक्शन ऑफ डेटा, ये क्या होता है, ये थ्रू सर्वेज एंड वेरियस एजेंसीज ऑफ स्पेसिफिक पर्पजेस के द्वारा आता है। जैसे हम लोग अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके द्वारा जो सर्वे करके निकालेंगे वो जो डेटा होगा वो एड हॉक वाले में आएगा। इसका यूज़ क्या होता है, सबसे पहले डिसीजन मेकिंग, दूसरा डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, और रिसर्च में इसका यूज़ होता है। फॉर्मुलेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स, एक्टिविटीज़ इनके क्या क्या होते हैं। सोशियो इकोनॉमिक डेटा का और भी कहाँ पे यूज़ होता है, तो इन्होंने बताया कि प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने में, कंस्ट्रक्शन ऑफ डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, मेंटेनेंस सिस्टम एंड नेशनल अकाउंट्स, ये सब हो गया। फिर इसमें भी 4-5 चीज़ें होती हैं कि नेशनल डेटा सिस्टम के लिए कलेक्शन होगा, प्रोसेसिंग होगा, डिसम। अब सेंसस का सबसे पहले क्या, घर घर जा कर के वो लोग पूछते हैं आपके बच्चे हैं, तो कोई बोलेगा हाँ, तो बोलेंगे कि आपकी शादी हुई है फिर उसकी कुटाई होगी आपने वो मूवी देखा होगा। फिर ये कलेक्शन करते हैं वो लोग डेटा का, फिर उसके बाद वो सारा कलेक्शन हो करके एक जगह पे इकट्ठा होता है, फिर उसको प्रोसेसिंग करते हैं वो लोग। जब प्रोसेसिंग करके जो आंकड़ा आता है फिर उसको वो लोग पब्लिश करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, डिसेमिनेट करते हैं। डेटा जनरेशन ऑफ कलेक्शन प्रोसेस, तो डेटा जनरेट ऑफ कलेक्शन, डेटा जनरेशन एंड कलेक्शन प्रोसेस, एक तो डेफिनेशन हो गया डेटा जनरेशन कैसे होता है। एक तो 2 तरह का डेटा जनरेट ये लोग करते हैं, कौन कौन सी एजेंसीज होती हैं, इसको कलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पे देखो बताया थोड़ा सा। एमंग द डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया हैज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड स्टैटिस्टिकल डेटा सिस्टम ड्यूरिंग द लास्ट 4 डिकेड्स ऑफ प्लानिंग। इंडिया हैज़ बिल्ड अप द रीजनेबली साउंड सोशियो इकोनॉमिक डेटाबेस। अब देखो कितना बढ़िया से ये लोग पूरा सेंसस का डेटा कलेक्ट करते हैं। अभी डेटा से ही पता चला है कि भारत की जो जनसंख्या 140 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, 125 करोड़ पार कर दी। अब देखो ये 200 करोड़ तक पहुंचना है। मेजर स्टैटिकल्स, ये लोग कौन कौन से इसमें काम करते हैं, 3 एजेंसीज इसमें काम करती हैं, यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे और रीजनल लेवल पे। तो यूनियन लेवल पे स्टैटिस्टिकल एजेंसी हो गई और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी हो गई या रेगुलेटरी एजेंसी हो गई। स्टेट लेवल पे स्टेट स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो हो गए, दूसरा हो गया स्टैटिस्टिकल यूनिट, फिर डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स हो गए, तालुक गांव के लोग हुए। तो ये तालुक और गांव के यहाँ पे देखो एकदम फिगर्स बना के इन लोगों ने रख रखा है। यूनियन ऑफिशियल सोर्सेज, स्टेट नॉन ऑफिशियल सोर्सेज। तो यूनियन में मनी बैंक, फॉरेन स्टैंड, रेगुलेटरीज एजेंसीज, ये सारे लोग आ जाएंगे। स्टेट में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रोड ट्रांसपोर्ट, इस तरह के डेटा इसमें आ जाते हैं। फिर नॉन ऑफिशियल सोर्सेज में ढेर सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, ये NSSO ये जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है,
भारत में कितने लोगों को रोज़गार नहीं मिला, कितने लोग बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं, यही आंकड़े जारी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी। द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस अंडर ऑल ओवर डायरेक्शन ऑफ द गवर्निंग काउंसिल with the required independence and autonomy in the collection, processing and publication of data pertaining to national sample survey. The organization carries out social economic surveys. तो मैंने बताया ना कि कितने लोगों को जॉब वगैरह नहीं मिला, ये सब बताता है। 1 मिनट का पानी का ब्रेक। It undertakes field work for the annual survey of industries. ये बहुत काम करते हैं ये लोग। मेजर एक्टिविटी इंक्लूड सर्वे डिज़ाइन, फील्ड ऑपरेशन, प्रोसेसिंग, डेटा कलेक्शन। तो ये सारी चीज़ें ये लोग करते हैं। सेंसस वगैरह ये लोग हेल्प करते हैं उसमें बनाने। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द स्टैटिस्टिकल abstract India. A number of subjects are covered by national sample survey: population and vital events, housing, environment and income expenditure, ये हो गया, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्री, प्राइसेस, एम्प्लॉयमेंट, लेबर कंडीशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, ये सारा काम ये करता है। तो ये इम्पोर्टेंट। मैंने एक और आपने सुना होगा, वो कैग भी ऐसा ही काम करता है। कैग क्या करता है कि गवर्नमेंट ने कितना ज़्यादा खर्च किया, ये सब चीज़ों का वो डेटा बनाता है और फिर उसको राष्ट्रपति महोदय को भेजता है। बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। Basically, the data gathering agencies are responsible for processing, dissemination and maintenance collected data. The data publishing may be grouped under the following 3 categories: serials, ad hoc, non-statistical. तो ये सब करते हैं लोग। फिर उसको बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल और स्टैटिस्टिकल पब्लिकेशन हैज़ टू एग्जामिन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओवरऑल नेशनल बिब्लियोग्राफिकल सिस्टम। ये क्वांटिटेटिव improvement of the Indian national data system. The qualitative improvement of data system can be ensured only with the extensive use of data by the policy or decision makers and researcher. Data अगर यूज ही नहीं होगा तो फिर यूजलेस है। हमें जो 1.5 GB का पर डे का डेटा मिलता है, अगर वो हम यूज़ ही नहीं कर पाए तो हम यूज़लेस है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उस डेटा की यूज़ करने के लिए 4 मूवीज़ देख लेते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता वो डेटा यूज़ करने के चक्कर में अपना जो टाइम का डेटा है वो ख़त्म कर दे रहे हैं, टाइम ख़त्म कर दे रहे हैं। तो ये अभी तक हम लोग डेटा सेंटर्स वगैरह के बारे में पढ़ते रहे, उसके काम को पढ़ते रहे। अब हम लोग रेफरल सेंटर्स को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।